हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप में स्टार्ट कर लिया था और बेसिक चीज़ें डिस्कस करती, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या है, डीड ना हो तो क्या रहेगा, और पहली एडजस्टमेंट हम डिस्कस करते वो था ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके अंदर हमने सारे पूरा ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर या मंथ, फर्स्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स वाला सारा अपने पास कवर कर लिया था। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को याद करो, पॉइंट नंबर ए डाला था। ठीक है, तो अब अपने पास नेक्स्ट डालो पॉइंट नंबर बी, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखना शुरू करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, full stop. Generally it is treated as an appropriation of profits, unless the deed provides it as a charge. Unless the deed provides it as a charge. Full stop. Next paragraph. If there are sufficient profits, comma, full IOC will be paid. Full IOC will be paid to the partners, full stop. आगे लिखो, if profits are insufficient to pay the entire IOC, comma, the available profits should be shared. The available profits should be shared in the ratio of capitals, of the partners. Next paragraph. If there are losses, comma, no IOC will be provided. Full stop. IOC will be paid only if the deed provides for it. अब नीचे लिखो जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, when IOC is due, एंट्री लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। Second point, when it is transferred to P&L appropriation, to P&L appropriation, नीचे एंट्री लिखो, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलो अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो नाम से समझ आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कैपिटल जो ओनर ने डाली है उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट उसको मिलेगा या वो फर्म को देगा? ये इंटरेस्ट उसको मिलेगा या फर्म उससे लेगी? उसको इंटरेस्ट मिलेगा, आईओसी, क्योंकि उसने जो बिजनेस में पैसा डाला है उस पैसे पे वो कमाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो अपने आप ही पार्टनरशिप डीड में डलवा देंगे पार्टनर्स कि जितनी भी हमारी कैपिटल है इस कैपिटल में हम इतना % ब्याज लेंगे। ठीक है, तो आईओसी तभी पे करना है इफ द डीड मेंशंस इट। अगर डीड में लिखा है तभी पे होगा, अदरवाइज ये पे नहीं होगा। और क्योंकि फर्म इसको पे कर रही है तो ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस है तो टेक्निकली एक्सपेंस बोल के जाना कहाँ चाहिए? ये P&L अकाउंट के अंदर, बट ये P&L अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इसको हम मानते हैं कि है तो एक्सपेंस बट हम इसको ट्रीट करते हैं एज अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अगर सवाल कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको ट्रीट करना है एज चार्ज, तो फिर हम इसको एक्सपेंस के तौर पे दिखाएंगे इन P&L अकाउंट, यानी कि लॉस भी हो रहा होगा उसको पे करने से तो हम वो लॉस बेयर करेंगे। ठीक है, बट ज़्यादातर इसको हम ट्रीट करते हैं एज एन अप्रोप्रिएशन और ये जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, लेट अस सपोज A, B, C, इनकी कैपिटल्स मान लेते हैं 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख और आईओसी है 10%, तो इंटरेस्ट कितना कितना हो जाएगा? 20,000, 30,000 और 10,000। ये इनका इंटरेस्ट हो गया। अब टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 60,000। अब मान लेते हैं फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं 80,000, तो क्या वो इन 80,000 से 60 पूरा पे कर पाएंगे? पूरा पे कर सकते हैं। 80 में से 60 तो कितने रह जाएगा? 20,000 के प्रॉफिट्स बच जाएंगे। वो 20,000 के प्रॉफिट्स पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, PSR में। अगर ऐसा हो जाए कि प्रॉफिट्स 50,000 है और जो आईओसी देना है वो 60,000 है, तो क्या हम पूरा आईओसी दे पाएंगे? नहीं, आईओसी 60 पे करना, प्रॉफिट से 50 है, 10,000 की कमी है। तो अब क्या करेंगे? हम प्रॉफिट्स तो पूरे कर नहीं पाए तो हम प्रॉफिट जो है 50,000 है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 रेशियोज में से किसी भी एक रेशियो में। कौन सी? या तो हम आईओसी की रेशियो में बांट देंगे या फिर हम कैपिटल्स की रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स कम है ना, जब क्योंकि कम ही पड़ रही है तो हम क्या करेंगे? या तो 50,000 जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है आईओसी रेशियो में बांट दो या फिर कैपिटल्स की रेशियो में बांट दो। और पता है मजे की बात है, ये दोनों रेशियो सेम होंगे। आओ देखो, कैपिटल यदि 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख,
आईओसी क्या है, 20,000, 30,000, 1, 10,000। अगर इनका रेशियो देखो तो क्या रहा है, 2:3:1। इनका क्या रहा है, 2:3:1। आईओसी निकल किससे रहा है, आईओसी निकल किससे रहा है, कैपिटल से तो निकल रहा है ना, तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही आईओसी का रेशियो होगा, करेक्ट। तो प्रॉफिट्स अगर कम है तो फिर हम ये प्रॉफिट्स 50,000 आईओसी या कैपिटल्स किसी भी रेशियो में बांट दो, बटेगा सेम ही। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि प्रॉफिट्स ना होके लॉसेस हैं, हमें लॉस चल रहा है 50,000 का और हमें 60,000 रुपये आईओसी बांटना है, तब क्या करेंगे, लॉस को भी कैसे बांट देंगे, आईओसी के रेशियो में, नालायक नहीं। 60,000 आईओसी हम नहीं देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। जब लॉस है तो कहां से बांटेंगे हम, प्रॉफिट्स हो सकते हैं तभी दे सकते हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन में क्या मतलब है, अप्रोप्रिएशन मतलब है अगर हैं प्रॉफिट्स तभी पे हो सकता है ये खर्चा, अदरवाइज नहीं। अगर चार्ज होता तब हम इसको देते 60 को आईओसी के रेशियो में, और फिर 1,10,000 का नुकसान होता, 50 + 60 1,10,000, 1,10,000 को बांटते ओल्ड रेशियो में। नहीं आया, अब ये 50,000 जो चुका जाएगा, क्या करें बताओ लॉस का 50,000 का, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आईओसी हम नहीं देंगे और जो नुकसान हो रहा है, नुकसान सीधे सीधे प्रॉफिट रेशियो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस, ठीक है। अच्छा, आईओसी की एंट्री क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, तो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल एक लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट कुछ भी, और फिर ये आईओसी में ट्रांसफर कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो हमारा ट्रीटमेंट नंबर बी भी हो गया, आगे डालो सी, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर। लिखो, when a partner advances loan, when a partner advances loan to the firm, comma, the firm will pay interest, the firm will pay interest on such loan, on such loan at the rate agreed between themselves, at the rate agreed between themselves, full stop. If the deed is silent, if the deed is silent, interest will be paid at 6% per annum, interest will be paid at 6% per annum. Next paragraph, interest on loan is a charge against profit, interest on loan is a charge against profit and not an appropriation, and not an appropriation, full stop. लिखो आगे, it is transferred to P&L account at the end of the year, at the end of the year. अब नीचे लिखो जर्नल एंट्रीज,
when IOL is due, लिखो। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन या फिर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन IOL is transferred to P&L, एंट्री लिख दो, P&L अकाउंट डेबिट टू IOL। ठीक है, चलो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर, तो जैसे मतलब क्या हुआ कि एक पार्टनर है फर्म का, उसने क्या किया, लोन दिया फर्म को, और अब क्योंकि फर्म ने उससे लोन लिया है तो फर्म उस लोन पे उसको ब्याज पे करेगी। तो ये जो ब्याज है ये फर्म पे करेगी किस रेट से, तो जो भी रेट उनके बीच में अग्री किया हुआ है कि हम, पार्टनर ने कहा मैं इस रेट पे इंटरेस्ट लोन दूंगा, तो वो उसी रेट से उसको ब्याज मिलेगा। अगर उनके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है कि किस रेट से ब्याज दिया जाएगा, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि फिर आप उनको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज पे करोगे। ठीक है, वैसे आज की डेट में कोई भी 6% तो लेता ही नहीं, 6% तो आजकल FD पे नहीं मिलता, आप कैसे उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई लोन पे लेगा। तो ज़्यादातर अब जब कोई भी प्रैक्टिकली लोन देता है फर्म को, तो पहले से बताता है कि मैं किस रेट पे लोन दूंगा। ठीक है, तो 6% जनरल पार्टनरशिप एक्ट में, क्योंकि देखो 1932 में कितना पुराना एक्ट है, तो उसको अमेंड ही नहीं किया जा रहा, अदरवाइज इसको अमेंड करोगे तो ये 6 का सीधा डबल होगा, करीब करीब 12। आज की डेट में फॉर द टाइम बिंग जो एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 12% पर एनम के आसपास चल रहा है, तो ये 12 होना चाहिए था, बट अब क्योंकि पुराना एक्ट है तो 6% चलता आ रहा है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस भी कैसा, जिसको हम चार्ज की तरह से ट्रीट करेंगे, यानी कि ये ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, मतलब अगर इंटरेस्ट पे करने से फर्म को नुकसान भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तब भी फर्म पे करेगी। सेम ट्रीटमेंट रेंट के लिए भी होता है। अगर पार्टनर ने फर्म को अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो उस रेंट पे फर्म को अगर कोई इंटरेस्ट देना, सॉरी उस प्रॉपर्टी पे अगर फर्म को कोई रेंट देना पड़ रहा है, तो वो रेंट भी एक चार्ज है और वो P&L के अंदर जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, यानी कि चार्ज की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन या फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डालना चाहो तो सीधे लोन के अंदर ऐड कर दो कि लोन का अमाउंट बढ़ गया, या फिर उसको पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये इंटरेस्ट लोन ईयर एंड पे कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, P&L अकाउंट में। ठीक है, रेंट के केस में अगर पार्टनर को रेंट मिल रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर पार्टनर फर्म को अपनी कोई प्रॉपर्टी दे रहा है रेंट पे और फर्म उसको रेंट पे कर रही है, तो एंट्री क्या करेगी फर्म, रेंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और ये रेंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L में, तो एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C ट्रीटमेंट। अगला डालो D, सैलरी, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। लिखो, सैलरी ऑब्लिक कमीशन, सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू अ पार्टनर
is an expense for the firm, is an expense for the firm and generally considered as an appropriation unless the deed provides it as a charge. Next paragraph. Partner can claim salary or commission. Partner can claim salary or remuneration or commission only if the deed provides for it. Only if the deed provides for it. लिखो जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट पॉइंट, सैलरी ऑब्लिक कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट. और दूसरी एंट्री लिखो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी ऑब्लिक कमीशन. ठीक है. तो अगला आ रहा है सैलरी या कमीशन या कोई भी और रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को पे की जा रही हो. तो ये सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है. और एक्सपेंस से यहाँ पे क्या मतलब है, हम इसको ट्रीट करेंगे एज अप्रोप्रिएशन. यानी कि ये तभी पे की जाएगी पार्टनर को अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स होंगे. अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो ये पे नहीं किया जाएगा. एंड इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ईयर एंड पे. अगर सवाल खुद कह दे कि सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन हमें ट्रीट करना एज अ चार्ज, तो फिर हम उसको चार्ज की तरह से ही ट्रीट करेंगे. यानी कि हम उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे एज एन एक्सपेंस. ठीक है. अगर डीड या कमीशन सैलरी या कमीशन डीड में नहीं लिखा तो ये पे होगा, नहीं पे होगा. ठीक है. जर्नल एंट्री क्या होगी, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, जो भी पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, टू A B C, और इसको क्या कर देंगे, उसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे हम P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे. ठीक है. कितने हो गए, डी हो गए. नेक्स्ट E, how to share the profits and losses लिखो. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड. Profits and losses should be shared among the partners. Should be shared among the partners in the ratio provided in the deed. In the ratio provided in the deed. Full stop. If the deed is silent, if the deed is silent,
profits and losses will be shared equally among the partners. Profits and losses will be shared equally among the partners. Equally among the partners. नेक्स्ट अब डालो इसमें जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन प्रॉफिट्स आर शेयर्ड. एंट्री लिखो. P&L appropriation debit to partners capital oblique current account. Second point, when losses are shared. एंट्री लिखो. पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन. ठीक है, ये तो आई थिंक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेज पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जो भी इनके बीच में अग्रीड रेशियो है जो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिख रखी होगी. अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेशियो नहीं गिवन है तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं मिलेगा. ठीक है, और जर्नल एंट्री क्या रहेगी. अगर प्रॉफिट्स बांटे जाएंगे तो एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, और लॉसेज बांटे जाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कितने हो गए हमारे. ई पॉइंट हो गया. अगला डालो एफ. एफ पॉइंट, हाउ टू डील with partner with guaranteed profits. लिखो, when a partner is guaranteed profits, when a partner is guaranteed minimum profits by the firm or certain partners and if there is a shortfall in such profits then such shortfall will be paid by the firm or the guaranteeing partners in the agreed ratio
in the agreed ratio, full stop. If there is no agreed ratio, if there is no agreed ratio, then it will be bad, then it will be bad in profit sharing ratio, in profit sharing ratio. ठीक है, चलो जी आओ। तो देखो, लेट अस सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और ये एडमिट करते हैं डी को एज अ पार्टनर, एडमिट करते हैं डी को एज अ पार्टनर, और इन्होंने डी को मिनिमम गारंटी दे रखी है कि हम तुझे हर साल प्रॉफिट्स देंगे 50,000 रुपये के, यानी कि अगर 50,000 से कम हुए तो हम तुझे आप से अपनी जेब से भरेंगे, बट मिनिमम गारंटीड तो है 50,000 के प्रॉफिट्स इसको देंगे ही देंगे। अब लेट अस सपोज ए, बी, सी, डी, मान लेते हैं इनका रेशो है 3:3:2:1, ठीक है, और मान लो फर्म को प्रॉफिट्स हुए 90,000, ठीक है, 90,000 के प्रॉफिट्स हुए फर्म को, तो मुझे बताओगे ए, बी, सी, डी को कितने कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे? 90,000 को इसमें बांटना कितना आएगा? है ये 30, 20 और 10, ये आ रहा है 30, 20, 10, ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं जो इनको डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए एज पर द पार्टनरशिप डीड। अब डी को क्या बोला गया था कि भाई ये 50,000 तो तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे हर साल के प्रॉफिट्स, और कंपनी अब जब फर्म उसको प्रॉफिट्स दे तो कितने मिल रहे हैं उसको? सिर्फ और सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं। तो बताओ क्या डी खुश रहेगा? नहीं। डी को बोला गया तेरे को 50 मिलेंगे तो इसको 50 मिलेंगे, यानी कि इसके में 40,000 ऐड करे जाएंगे तो इसको 50,000 मिलेगा। तो अब अगर इसको 40 मिलेंगे तो किसी को ये 40 देने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 40 कौन देगा? ये 40 वो पार्टनर्स देंगे जिन्होंने गारंटी दी थी कि हम तेरे को 50,000 प्रॉफिट्स देंगे। अगर मान लो इसको गारंटी जो है वो ए और सी ने दी थी, मान लो, ठीक है, तो फिर ये 40,000 ये उस रेशो में देंगे जिस रेशो में उन्होंने अग्री किया हुआ था। प्रॉफिट शेयर रेशो नहीं, जिस रेशो में उन्होंने अग्री किया हुआ था कि हम नुकसान तो इस रेशो में देंगे तो वो नुकसान उस रेशो में बेयर करेंगे। अगर इन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया तो फिर इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयर रेशो है उसमें, यानी कि ए और सी के बीच में क्या प्रॉफिट शेयर रेशो है? 3:2, तो फिर 40,000 3:2 में बटेगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि 40,000 के लिए वो एक नया रेशो ले लें कि हम इसको इक्वली बांटेंगे, तो 20 ये देगा 20 ये देगा। हाँ, इसको 20 देने से 0 हो जाएगा, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर 50 मिलने तो मिलने, ठीक है। अगर तीनों ने गारंटी ली है तो फिर ये 40,000 तीनों पे करेंगे। किस रेशो में? जो रेशो उन्होंने अग्री कर रखा है शॉर्टफॉल का। कुछ रेशो अग्री नहीं किया हुआ तो फिर इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक सिचुएशन बताओ मुझे, मान लो ऐसा हो जाए कि यहां पे तो लॉस हो रहा है, ठीक है, 90,000 का नुकसान चल रहा है, तो अब होगा क्या? ये 90,000 का नुकसान सबको बटेगा, और डी से क्या बोला गया था? डी को क्या सपने दिखाए गए थे कि तेरे को प्रॉफिट्स मिलेंगे, उसको इसी बुनियाद पे लाए थे कि तेरे को प्रॉफिट्स मिलेंगे, और मिल क्या रहा है? नुकसान। उठाएगा वो नुकसान? नहीं, वो 10,000 का नुकसान क्या कहेगा? तुम उठाओ। इनमें से कौन उठाएगा? जिन्होंने भी गारंटी ली थी कि हम तुझे प्रॉफिट्स देंगे मिनिमम 50,000। तीनों ने गारंटी ली है तो तीनों
एक ने गारंटी लिए तो एक, दो ने गारंटी लिए तो दो, ठीक है। यानी कि इसको 10,000 का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान इधर दे देगा। और क्या प्रॉमिस किया गया था इसको, 50,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। अभी तो हमने 10,000 इधर देके इसको जीरो कर दिया, 10,000 का नुकसान इनमें बांट दिया, तो इसका प्रॉफिट तो जीरो हो गया, लॉस भी जीरो हो गया। बट इसको क्या कहा गया था कि तुझे क्या मिलेगा, 50,000 का प्रॉफिट, यानी कि इसको 50,000 और मिलेंगे। 10 तो लेगा नहीं, 50 उल्टा लेके जाएगा, यानी कि टोटल 60,000 रुपये बांटे जाएंगे इसको। जब हम इसको 60,000 देंगे प्रॉफिट्स, तो ये क्या होगा, 60,000 का प्रॉफिट, 10,000 का नुकसान, अल्टीमेटली कितना हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। 160 बोल रहा है, बहुत बढ़िया। 10,000 का लॉस चल रहा है और इसको 60,000 के प्रॉफिट्स दे दो, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, इसको 50,000 के प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो वो जो पहले जो लॉस वाले 10,000 है और जो 50,000 और जो मिलने हैं, ये सब कौन देगा, जिन्होंने भी गारंटी ली थी वो पार्टनर्स। और किस रेशियो में, जो अग्रीड रेशियो है वो, कोई अग्रीड रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यानी कि अल्टीमेटली 10 भी बटेगा, 50 भी बटेगा, तो सीधे सीधा 60 ही बांट दो, 60,000 बढ़ जाएगा इनके अग्रीड रेशियो के अंदर। और वही पार्टनर्स देंगे जिन्होंने भी गारंटी ली थी। कुछ नहीं लिए, किसने भी गारंटी ली, कुछ नहीं बताया, तो सभी में बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालो अपने पास, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखो यहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट कर लिया। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वो अकाउंट है जो तुम लोगों ने 12th में बना रखा है। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस अकाउंट के बाद बनता है, P&L अकाउंट अप्रोप्रिएशन किसके बाद बनता है,
पी एंड एल अकाउंट के बाद, और पी एल अकाउंट किसके बाद बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। याद करो हमने चैप्टर पढ़ रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो पहले बनता है उसमें ट्रेडिंग, फिर पी एंड एल, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो पार्टनरशिप में ट्रेडिंग बनेगा, पी एल बनेगा, एक एक्स्ट्रा आइटम और क्या बनेगी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो ट्रेडिंग पी एंड एल की प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने कर ली। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन उसके बाद बनता है। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो वो कहाँ जाता है? पी एंड एल अकाउंट की किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। तो फिर वो भी जब ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा वो? क्रेडिट साइड पे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के पी एन अकाउंट में इधर आता है, वैसे ही नेट प्रॉफिट पी एन अकाउंट से निकल के इधर आ जाएगा। और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड पर जाएगा। मैंने लिखा नहीं क्योंकि ज़्यादातर लॉस होता नहीं सवाल में। अगर लॉस हुआ तो यहाँ डल जाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ आ गया। अब याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या डालते थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या डालते थे? एक्सपेंसेस डालते थे। कौन से? दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन से डलते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डलते थे पी एन अकाउंट में। अब यहाँ पे भी खर्चे डलेंगे, बट खर्चे कौन से? जो पार्टनर्स की तरफ की जा रहे हैं। तो जैसे कि अगर रिजर्व में कोई ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो यहाँ आ जाएगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी डिस्कस किया, वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो वो ए और बी जो भी पार्टनर्स हैं उनको मिल जाएगा। सैलरी या कमीशन मिल रही है पार्टनर को, वो इधर आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम फर्म के लिए एक इनकम है, फर्म उनसे लेगी, तो वो ए और बी पार्टनर से। तो लास्ट में जैसे यहाँ इनकम आ गई, यहाँ सारे एक्सपेंसेस आ गए, फिर भी कुछ प्रॉफिट्स अगर बच गए तो वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे। देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था पी एन अकाउंट में, नेट प्रॉफिट कैपिटल में डालते थे उसको। यहाँ पे अभी वही सेम चीज़, प्रॉफिट्स जो बच रहे हैं वो कहाँ डाले? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। लॉस हो रहा है तो वो इधर आ जाएगा। तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन और पी एन अकाउंट में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। सैलरी टू पार्टनर इधर आएगा, रेंट टू पार्टनर इधर आएगा, वो पी एंड एल में आएगा। अभी डिस्कस करके आया था मैं, रेंट टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस और वो भी एज अ चार्ज है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर पी एंड एल में आएगा, क्योंकि फर्म को उसने लोन दिया है तो वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, वो भी एज अ चार्ज। तो दो ही आइटम है जो यहाँ नहीं मिल रही, एक रेंट टू अ पार्टनर, दूसरा सैलरी टू अ पार्टनर। लिखना चाहोगे तो नीचे नोट लिख लो, पता चला बाद में भूल जाओ। रेंट टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू अ पार्टनर एंड interest on loan to a partner is a charge and is written on the debit side of P&L and is written on the debit side of P&L। नेक्स्ट, अब अपने पास लिखो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। लिखो इसमें, कैपिटल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड, कैपिटल अकाउंट्स can be prepared using two methods, First point, fluctuating capital method, second point, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब नीचे हेडिंग डाल लो,
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो लिखो अंडर दिस मेथड, one capital account is prepared, one capital account is prepared and all the transactions relating to a partner are provided in a single account, फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, उसको कॉपी कर लो। बना लो तो बताना। कर लिया? नेक्स्ट सेकंड मेथड डालो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लिखो अंडर दिस मेथड two accounts are prepared, that is partner's capital account and partner's current account. Partner's capital account
एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट बना रहा हूँ, बना लेना। कर लिया। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स अगला टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक करंट अकाउंट बनाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ एक खाता बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे तुम लोगों को स्कूल में सिखाए गए हैं, ठीक है। अभी एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को सभी को, तुम्हें ये पता करके आना है कि दो तरीके के मेथड्स हमने क्यों शुरू किए। ऐसी क्या ज़रूरत आई कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाना पड़ा और फिक्स कैपिटल मेथड। हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि जहाँ यहाँ पे अच्छा खासा एक अकाउंट बन रहा है, एक ही अकाउंट बनाए। दो दो अकाउंट की क्या ज़रूरत पड़ गई कि कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है। तो
ये तुम्हारा काम है, एक बार सोच के आना है, ठीक है। अभी इसको डिस्कशन पूरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड क्या है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी के लिए तुम्हें पहले ये सोचना है कि ऐसा है क्यों किया जाता है, ठीक है। वो तो कह रहा है सोनू ये कोई होमवर्क है, अच्छा खासा होमवर्क दो। बुक में लिखा हुआ है ये मुझे नहीं पता, देख ले जाके, बुक खोल के देख लियो, पता कहीं से तो आइडिया लगा, सारा काम मैं ही बताऊं। तो तुम्हें ये पता करना है कि क्या नीड फील हुई, क्यों नीड फील हुई कि एक फ्लक्चुएटिंग मेथड अलग हो, एक फिक्स कैपिटल मेथड अलग हो। अच्छा खासा एक अकाउंट बना के काम हो सकता है, दो अकाउंट से क्यों करवाया जाता है, ठीक है। डिस्कशन इस पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह अगली क्लास में शुरू कर लेंगे अपने पास, जहाँ पे पेन एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और वो सारी चीज़ें आती जाएगी हमारी, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।